हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। जो हमारा चैप्टर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा जो क्लास है ये 3rd नंबर है क्लास। ठीक है, इसमें जो हम शुरू करने वाले हैं वो है, अच्छा, अगर आपने, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम जहां से इस वीडियो को पब्लिक डिपॉजिट से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट, the deposit that are raised by the organization directly from the public are known as public deposit। यानी कंपनी अगर पैसा डायरेक्टली किससे ले लेती है, पब्लिक से। यानी कि ऐसा समझो कि लोन ले रहे हैं पब्लिक से, तो उसको हम पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। यानी कि जो जैसे देखो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, उसको बैंक में रख दूंगा, सेविंग अकाउंट एफडी में। तो जो अगर, अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि मैं किसी कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट खरीद लूंगा, तो जो पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट। ठीक है, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू बाय फिलिंग अप द प्रेस्क्राइब फॉर्म। जो भी फॉर्म होगा उस कंपनी का उसको भर दीजिए और उसके बाद आप अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशूज द डिपॉजिट रिसीट। जैसे कि जो हमारा, अच्छा वो छोड़ो, अगर जैसे मैं पैसा दूंगा तो कंपनी मुझे क्या देगी, डिपॉजिट रिसीट। उसमें लिखा होगा कि मतलब मैंने उस कंपनी को इतना पैसा डिपॉजिट के नाम से दिया है, उस पे मुझे इतना % का इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट इतने साल बाद वापस हो जाएगा। ठीक है, एज एक्नॉलेज्ड ऑफ डेट। अच्छा, अब ये कंपनी के लिए डेट है तो उसमें डिपॉजिट रिसीट में ये भी लिखा होगा कि ये कंपनी एक्नॉलेज कर रही है कि ये उसके लिए डेट है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये जो पैसा होता है ये कंपनी कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म्स के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, अच्छा, beneficial to both the depositors as well as the organization। While the depositor get higher rate of interest, डिपोजिटर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है क्योंकि अगर वहां पे वो नहीं इन्वेस्ट करता तो बैंक पे रखता पैसा जहां पे उसकी कंपेयर में कम इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, रेट देन द ऑफर्ड बैंक बाय बैंक, द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द कंपनी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक। अच्छा, कंपनी के पास क्या ऑप्शन था, अब कंपनी अगर, जो कंपनी है अगर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा नहीं ले पाती तो उसको बैंक से लेना पड़ता। अब बैंक से कंपनी लेती तो उसके लिए महंगा हो जाता। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे वो कंपनी हो और चाहे वो पब्लिक जो डिपॉजिट करने वाला है। कंपनी जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर ए पीरियड अप टू 3 years। जनरली जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो कितने साल का होता है, 3 साल का। ठीक, द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तरह से तुमको नहीं लग रहा है ये लोन लिया जा रहा है, तो ये देखो जो हमारा शेयर डिवेंचर है वो सिक्योरिटीज में आता है, लेकिन ये सिक्योरिटीज में नहीं आता है। शेयर डिवेंचर को रेगुलेट करता है सेबी, बताया था शायद मैंने पिछले वीडियोस में। ठीक है, अब इसको रेगुलेट करने के लिए कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मेरिट क्या है। The merit of public depositor, the procedure of obtaining deposit is simple and doesn't contain restrictive condition as are generally there in loan agreement। जैसे लोन अगर लेते हैं आप बैंक से तो उसमें पता ही है तुमको कि थोड़ा सा एग्रीमेंट होता है कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करके। ठीक है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक। वही कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट कम पड़ता है। पब्लिक डिपॉजिट डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। लोन लेंगे तो
कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के केस में कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। As the depositor do not have voting right, the control of the company is not diluted. यही बात जो कल बोल रहा था मैं कि ये एक liability है, तो जो बिजनेस का कंट्रोल है यानी ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. अब है लिमिटेशन। द मेजर लिमिटेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आर एज फॉलो। न्यू कंपनी जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। देखो एक बात बताओ, कोई भी आम आदमी किस कंपनी में पैसा लगाए, छोड़ो ना, कोई भी इन्वेस्टर उसी कंपनी में पैसा लगाएगा ना जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो जो न्यू कंपनी होती है उसको थोड़ा तकलीफ होता है, यानी उसमें कोई पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि नई कंपनी को तो हमेशा ही उसको प्रॉब्लम होता है, किसी भी सोर्स के थ्रू उसको पैसा रेज करने में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। It is unreliable source of finance as the public may not respond when the company needs money. एक बात बताओ, अगर मेरा क्रेडिट वर्दीनेस सही है, बैंक से पैसा मांगने जाऊंगा, क्या वो देगा या नहीं देगा? दे देता है। लेकिन मैं कितना भी गुडविल अच्छा हो या बुरा हो, उसको हटा दो अगर साइड में, तो क्या ये जरूरी है कि पब्लिक डिपॉजिट इशू करूंगा तो पब्लिक हमारे पास अप्लाई करेगा ही करेगा? नहीं, मतलब 100% कंफर्मेशन तो नहीं है ना। वही बोल रहा कि अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट मे प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ द डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज, ठीक है। यानी बोल रहा है कि पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू बहुत हेवी अमाउंट आप नहीं ले सकते हैं, मतलब ले तो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, टाइम भी लगेगा, और अगर आपको ज्यादा ही पैसा लेना है तो बहुत सारा और ऑप्शन है, इसमें कम पैसा के लिए है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब बात करते हैं हम कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इमर्ज्ड एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन आवर कंट्री अर्ली 90s। कब आया था? पहले तो ये याद रखना, ये किस चीज के लिए? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। जो हमारा पिछला था पब्लिक डिपॉजिट, वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर क्या है? इज एन अनसिक्योर्ड, सिक्योरिटी नहीं होता, उसका प्रोमिसरी नोट होता है, by a firm to raise funds for a short period, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के फंड रेस करने के लिए कंपनी इशू करती है, ठीक है, और जिसमें वो प्रॉमिस करती है क्या, कि मैं आपको इतना दिन बाद पैसा दे दूंगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट है, जो अकाउंट्स में वो चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े होगे ना, उसमें प्रोमिसरी नोट वाला वही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पीरियड होता है नॉर्मली वेरी करता है, कहां से? 90 दिन से 364 दिन तक, ठीक है। इट इज इशूड बाय वन फर्म टू अदर बिजनेस फर्म, ठीक है। कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय वन कंपनी। कौन इशू करता है? ध्यान से थोड़ा देखना, ये जनरल पब्लिक को इशू नहीं होता है, एक कंपनी इशू करती है किसी दूसरे कंपनी को, या इंश्योरेंस कंपनी को, या बिजनेस फर्म को, या पेंशन फंड को, ठीक है। यानी इंडिविजुअल, यानी आम जनता, इंडिविजुअल उसको बोलते हैं, ठीक है, या पब्लिक इज नॉट अफोर्ड, ठीक है। पब्लिक से पैसा यहाँ पे नहीं मंगवाते हैं। The amount raised by CP यानी commercial paper is generally very large. As the debt is totally unsecured, the firm having good credit rating can issue CP. समझ गए? Yes, sir. यानी यहाँ पे जो हम पैसा रेस करते हैं वो नॉर्मली ज्यादा अमाउंट में होता है, और ये भी हमने ऑलरेडी देखा था कि ये अनसिक्योर्ड होता है। तो अगर हमारी कंपनी का अच्छा क्रेडिट रेटिंग नहीं है तो पैसा रेस करने में दिक्कत होता है इसके, ठीक है। इट्स रेगुलेशन कम्स अंडर, ये भी रेगुलेशन कहाँ पे आ रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी एक तरह से लोन है, ठीक है। द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ कमर्शियल पेपर आर एज फॉलो, ठीक है। Yes, तो इसका अगर दो चार बात बोला जाए कमर्शियल पेपर का, तो पहला तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 90 डेज से लेकर 364 डेज से वेरी करता है। एक फर्म दूसरे फर्म को रेस कर सकती है, या इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये सब, ठीक है। अच्छा, इसमें अनसिक्योर्ड होता है, तो फिर अनसिक्योर्ड होने की वजह से अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत होगा रेस करने में पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मेरिट। A commercial paper is sold on an unsecured basis and doesn't contain any restrictive condition.
ये अनसिक्योर्ड है, यानी कि अगर आपको कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा लेना है तो आप इजीली ले सकते हो बिना किसी एसेट को सिक्योर किए हुए, ठीक है। एज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, इट हैज हाई लिक्विडिटी। अच्छा, एक बार मैंने खरीद लिया तो मैं किसी और को भी उसको बेच सकता हूँ, तो यानी कि इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. जैसे देखो, इसका मतलब थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिक्विडिटी का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी का, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, मैं कोई कंपनी हूँ, मैं भी कौन हूँ, एक कंपनी हूँ, ठीक Company. है। तो मैंने एक उस कंपनी ने रेज किया था अपना 20 कमर्शियल पेपर, मैंने उसको खरीद लिया, उसको पैसा दे दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब वो जो एग्रीमेंट था 1 साल का था, 1 साल बाद पैसा वापस आ गया, लेकिन 1-2 महीना बाद मुझे पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको किसी दूसरे को सेल कर दूंगा, समझ रहे हो। Yes. फिर जब मैच्योर होगा तो वो उसके पास जाएगा पैसा लेने, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेल कर सकता हूँ, तो यानी कि मुझे उतना सोचने का जरूरत नहीं है। पैसा फिर कमर्शियल पेपर ज्यादा इसीलिए खरीदा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो जब चाहेगा वो सेल कर सकता है, ठीक है। बस सकते कोई खरीदने वाला होना चाहिए। अगला, इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेज, जनरली द कॉस्ट ऑफ सीपी इशूइंग इज लोअर देन अदर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन। बैंक लोन से ये सस्ता पड़ता है, ठीक है। अ कमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ continuous source of fund. This is because their maturity can be tailored to suit the requirements of the issuing firm. Further, maturing commercial paper can be repaid by selling a new commercial paper. क्या बोल रहे, समझ रहे हो। जैसे ही मैंने मान लो कमर्शियल पेपर 1 इशू किया, जैसे ही ये मैच्योर हुआ एक दूसरा कमर्शियल पेपर इशू किया 2, उससे जो पैसा है वो इसको दे दिया, फिर ये जब मैच्योर करेगा तो तीसरा, समझ रहे हो बात। नए वाले. हाँ, ठीक है. अच्छा, दूसरा ये बोल रहा है कि बाद में हम उसका मैच्योरिटी, मान लो स्टार्टिंग में हमने 90 दिन रखा, बाद में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अच्छा पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। पांचवा, कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड्स इन कमर्शियल पेपर देयर बाय अर्निंग सम गुड फंड। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स था, ठीक है। अब मेरे कंपनी में उसका कोई उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दूसरी कंपनी अगर कमर्शियल पेपर इशू कर रही है तो मैं उस बिजनेस, मतलब उसको पैसा देके उस पे रिटर्न कमा सकता हूँ, ठीक है। अब बात Okay, करते sir. हैं लिमिटेशन का। ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज फंड थ्रू कमर्शियल पेपर। ऑलरेडी हमने देखा था कि क्या अनसिक्योर्ड होता है, यानी कि अगर आप कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज करना चाहते हो तो आपका क्रेडिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। न्यू एंड moderately rated firms are not in a position to raise funds by this method, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना अच्छा से। Yes, sir. अगला है हमारा, the size of money that can be raised through commercial paper is limited to the excess liquidity available with the suppliers of the funds at a particular time. The size of money that can be raised through commercial paper is limited to the excess liquidity available with the supplier of funds at a particular time. मान लो मैं हूं ए, कौन हूं, ए लिमिटेड मान लो कंपनी है, दूसरा है बी लिमिटेड। मुझे चाहिए पैसा और इसके पास है पैसा, मुझे क्या चाहिए, पैसा और इसके पास है पैसा, मैंने कमर्शियल पेपर रेज कर दिया। मतलब कमर्शियल पेपर से मैं कितना पैसा ले पाऊंगा, जितना इसके पास है उतना ही मैक्सिमम ले पाऊंगा ना। Yes, sir. तो यही यहाँ पे बात बोल रहा है कि जितना सप्लायर ऑफ फंड के पास पैसा है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना ही पैसा मैं रेज कर सकता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा, कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। As such, if a firm is not in a position to redeem its paper due to financial difficulties, extending the maturity of CP is not possible. ठीक है। वैसे तो पिछले बार मैं बोला था उसने कि एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड फिर से पढ़ने दो मुझे। Commercial paper is an impersonal method of financing. As such, if a firm is not in a position to redeem its paper due to financial, देखो एक बात बताओ, यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ए को पैसा दिया था बी ने, 90 दिन का मैच्योरिटी था। अब जैसे ही 90 दिन आया, 90th डे, तो ये आएगा कि पैसा दे दो भैया मुझे, यही बोलेगा ना। तो ये क्या Yes, बोलेगा, sir. भाई एक काम करो,
अब हम 90 दिन का जो कर रहे थे उसको 360 डेज कर लेते हैं, ठीक है। ये बोलेगा भैया रीजन बता, ओके सर। तो ये रीजन ये बताएगा कि अभी थोड़ा तंगी चल रहा है, यानी मेरे बिजनेस में लॉसेस हो रहा है। बताओ ये एग्री होगा उस बात पे? बोलेगा भैया तुम तो ऑलरेडी 90 दिन में ही डूब गए, तो 360 में क्या बचोगे तुम? तो उस पे ये और प्रेशर देगा, ठीक है। अब ओके दूसरा सर। सिचुएशन ये कब बढ़ाएगा, बी लिमिटेड कब एग्री हो जाएगा? जब ए लिमिटेड ये बोलेगा कि भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक काम करो, ऑलरेडी हम आपको 10% ऑफर कर रहे थे, अब अगले टर्म्स के लिए 12% ऑफर कर देंगे, ठीक है। तब ये एग्री हो जाएगा, यानी दोनों चीज पॉसिबल है, क्योंकि यही चीज मेरिट में भी था, याद आ रहा है तुमको? यस सर। मेरिट में था ना कि आप उसको उसके मैच्योरिटी पीरियड को टेलर कर सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है हाँ ये देयर मैच्योरिटी कैन बी टेलर्ड, यानी मैच्योरिटी पीरियड उसका ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी मेरिट भी है डिमेरिट भी है, ठीक है। अगर कंपनी के यस लिए सर। सही चल रहा है सब कुछ तो मेरिट, गलत चल रहा है तो डिमेरिट हो जाएगा, ठीक है। क्या यस समझे? सर। तो जब सही चलता है तो दुनिया तुम्हारा साथ देगी, जब बुरा चलेगा तो कोई साथ नहीं देने वाला है, ठीक है। इससे यही सीख मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या? शेयर, ठीक है। तो इसको अब ध्यान से देखना। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो कंपनी को जितना भी पैसा चाहिए होता है, उस पैसे को वो पार्ट में डिवाइड करती है, हर पार्ट को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब पूरे शेयर से जितना भी पैसा आता है उसको शेयर कैपिटल बोल देंगे। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर, यही बात बोला कि शेयर क्या बोलते हैं? The total capital of a company is divided डिवाइडेड into इनटू small स्मॉल units यूनिट्स। called as shares. Each share has its nominal value. Nominal value का ही दूसरा नाम हमारा क्या है? फेस वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस फेस वैल्यू वैल्यू। कहने का मतलब उसके फेस पे जो वैल्यू। देखो जब कभी भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा तो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एक यस सर। सर्टिफिकेट होता है जिसमें वो लिखा रहेगा कि इतने का शेयर आपने खरीदा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो उसका फेस हो जाएगा, उस पे जो वैल्यू लिखा हुआ है वो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब यस। थोड़ा सा और थोड़ा इसमें डीप में जाते हैं कि देखो कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, एक तो उसका क्या हो गया फेस वैल्यू, मान के चलो फेस वैल्यू उसका 10 है, तो जरूरी नहीं कि कंपनी शेयर 10 में ही इशू करेगी, हो सकता है उसको इशू वो 50 रुपए में करे, ठीक है। वो अलग अलग चीज पे डिपेंड करेगा, क्लास 12th में ये वाला है हमारा, ठीक है। बाकी बस इतना ही यस। समझो। तो हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ कंपनी कैन इशू 1 लाख शेयर ऑफ 10 each फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ 10 लाख, ठीक है। 1 लाख शेयर था, 10 का एक था, यानी 10 लाख टोटल से कैपिटल हो जाएगा। द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, जो पर्सन के पास शेयर्स होल्ड करेगा यानी जो उसको ऑन करेगा उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स नॉर्मली इशूड, there are two types of share normally issued by a company. These are equity shares and preference share. The money raised by the issue of equity share is called as equity share capital, and while the money raised through preference share is called as preference share capital. वाह, कितना बड़ा बात बोले हो तो नहीं, सीधे सीधे सुन लो। यस। बात ये हुआ कैपिटल है। कैपिटल दो दो तरह का हो सकता है, एक इक्विटी कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है। देखो यहाँ तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है इसके नाम में ही है प्रेफरेंस, क्या है नाम में ही है प्रेफरेंस, यानी प्रेफरेंस। यहाँ पे कुछ बात होगा जो डिनोट करेगा कि इसको कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसको? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस। अच्छा, प्रेफरेंस किससे कंपैरिजन में मिलेगा? एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं हम इक्विटी शेयर्स का, तो दोनों का मे भी ये अलग अलग बात करेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग फीचर होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, तुमसे अगर कोई स्पेसिफिकली बोले, ऐसे नॉर्मल बोले कि बताओ कंपनी का ओनर कौन होता है, तो शेयर्स। कौन होता है? शेयर्स। अब स्पेसिफिकली बोले कि इक्विटी की प्रेफरेंस, तब क्या बोलोगे? इक्विटी, ठीक है। ओके सर।
इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है इक्विटी, क्योंकि इसको तो पैसा देना ही नहीं होता, वापस नहीं करना होता इसका पैसा जब तक से कंपनी में रखेंगे, जब तक कंपनी रहे। इसका पैसा कब वापस होता है? जब कंपनी बंद होगी, जिसको टेक्निकल नाम देते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन। ठीक है, या वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, वाइंडिंग अप। ठीक है, तभी इसका पैसा दिया जाता है। तो इस इक्विटी शेयर के थ्रू जो पैसा रेस करते हैं वो बेस्ट सोर्स है किस चीज का? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसे लगाने के लिए। ठीक है, इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इनके पास अल्टीमेट ओनरशिप होता है, अल्टीमेट ओनर यही होते हैं। एंड थस द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और द ओनर्स फंड। इनका दूसरा नाम क्या है? ओनरशिप कैपिटल भी बोल सकते हैं और ओनर्स फंड भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द प्रीरिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ एनी कंपनी। यानी कंपनी है तो हर कंपनी में, यानी कि एक बात बताओ, कंपनी कौन है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई तो नेचुरल आदमी मालिक होगा ना उसका। यस सर। अब मालिक होगा तो एक बात बताओ मुझे, अब कोई मालिक बनने के लिए उस कंपनी में क्या रखेगा? इक्विटी शेयर लगाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसका इक्विटी शेयर नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी का मालिक होगा, और मालिक कैसे होगा? जब इक्विटी शेयर होगा। इक्विटी शेयर्स होगा। मतलब फॉर एवरी कंपनी इट इज प्री रिक्विजिट टू हैव इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड, अब इसका थोड़ा बहुत मेरिट डिमेरिट पे आ रहा है, उनको कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है। देखो एक बात बताओ, जो बचा वो किसका? देखो सुन फिर से, इंटरेस्टिंग है, अच्छा से देखना थोड़ा सा ना। देखो क्या होता है पूरा। सबसे पहले कंपनी इनकम कमाती है, इसमें से एक्सपेंस माइनस कर देती है। ठीक है, फिर जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट। फिर जो प्रॉफिट आता है उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इसके बाद माइनस होगा टैक्स। फिर जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इस ये वाला जो होता है ये नॉर्मली हमारा मेन प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी वैसे इसका तो बात करना ही है तो इसको हटाओ। अच्छा, इसमें से फिर पहले क्या जाता है हमारा? प्रीफरेंस शेयर का डिफरेंस। प्रीफरेंस शेयर्स को क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, अब आए हैं शहंशाह लोग। रिमेनिंग बिलोंग्स टू, जो बच गया वो किसका? इक्विटी शेयर्स। बात समझ गए कुछ? हाँ श्योर। क्या हो गया यार, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो यानी कि कंपनी, एक काम करता हूँ फिर से लिखता हूँ ना। सबसे पहले क्या हुआ हमारा? इनकम कमाए, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिया, जो प्रॉफिट बचा उसको क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में इसको PBIT बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें से कंपनी इंटरेस्ट को माइनस कर देती है, तो हमारा बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको शॉर्ट में PBT बोलते हैं। ठीक है, इसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं PAT। ठीक है, अच्छा, उसमें से फिर क्या पे हो जाता है हमारा? प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, अब ये जो भी बचा और जो ये किसका बचेगा हो वो जाएगा? इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। इक्विटी। अच्छा, इसमें से फिर डिविडेंड दे दिया जाता है, किसको? डिविडेंड टू इक्विटी। ठीक है, अच्छा, फिर जो बच जाता है इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। समझ रहे हो बात? यस सर। अच्छा, पहला तो जो मैं बोल रहा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? प्रेफरेंस। तो तुमको नहीं लग रहा है यहाँ पे इनको प्रेफरेंस मिल गया है? इक्विटी को बाद में पे हो रहा है और प्रेफरेंस को पहले हो रहा था, यहाँ पे प्रेफरेंस मिल रहा है डिविडेंड पेमेंट में। यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो,
कि इनको जो भी हमारा डिविडेंड मिलता है ये फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्विटी को नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ओके सर। तो कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। यही बात यहाँ पे हमारा आ रहा था। क्या लास्ट वाला यहाँ से कि इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द कंपनी। अच्छा, उनको पेमेंट कब होता है? जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब पे करते हैं। ठीक है, यस सर। दे आर रेफर्ड टू एज रेसिडुअल ऑनर। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? जो सबको देने के बाद जो बच गया वो उनको मिलता है। ठीक है, since they receive what is left after all other claim on the company's income and assets have been settled। ठीक है, they enjoy the reward as well as they bear the risk। अब बताओ अल्टीमेटली रिस्क कौन ले रहा है इस बिजनेस के लिए? कोई भी बिजनेस हो उसके लिए रिस्क कौन ले रहा है? देखो, इंटरेस्ट किसको पे होगा? अभी हम शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं, डिवेंचर्स को पे होगा इंटरेस्ट। यस सर। बैंक से लोन लेंगे तो इनको तो कंफर्म है मिल जाएगा पैसा। प्रेफरेंस को भी नॉर्मली कंफर्म ही है कि उनको भी अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो इनको भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हमारा डिविडेंड मिल मिलना ही ही जाएगा। है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो रिस्क ले रहा है वो कौन ले रहा है? जो हमारा शेयर होल्डर है। इक्विटी कि शेयर्स। उनको कोई कंफर्म नहीं है कि कितना मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली जो भी ज्यादा मिला वो भी उनका ही हुआ, जो कम हुआ उसका कम भी रिस्क है भी तो उनके उनका साथ ही है। है। यानी कि रिवॉर्ड भी उन्हीं का है, रिस्क भी उन्हीं का है। देयर लायबिलिटी हाउएवर इज लिमिटेड। यही एक और बात है जो कंपनी का फीचर होता है। क्या कि इनका लायबिलिटी लिमिटेड है, कि उनके घर से कोई और पैसा नहीं लगेगा। मान लो मैं एक कंपनी थी जिसका शेयर था 10 रुपए का, मैंने उस कंपनी का एक शेयर खरीदा। अच्छा, इस कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया, एक 6 और एक 4। अभी तक कंपनी ने 6 ही रुपया मंगवाया, तो बताओ मैंने कंपनी को कितना दे दिया? 6। यस सर। अब बाद में वो कंपनी और मेरे से कितना बस मांग सकती है? 4 रुपया ही मांग सकती है। 4, ठीक है, उससे ज्यादा अब नहीं मांग अगर मैंने सकती। 10 रुपया टोटल दे दिया है, उसके बाद हमारा कुछ नहीं होगा, चाहे कंपनी भाड़ में चली जाए उससे लॉस मुझे में कोई जाए फर्क नहीं बहुत ज्यादा। पड़ता है। ठीक है, और यही यस केस सर। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर नहीं पे कर पाए अपने लायबिलिटी वो पार्टनरशिप फॉर्म, तो फिर पार्टनर्स के घर से जाते ये हैं। तो ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज में भी था उस वाले हाँ वही चैप्टर वाला के बात उसमें। है। फर्दर थ्रू देयर राइट टू वोट दिस शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा, उनको वोटिंग, देखो कंपनी में कोई भी काम कैसे होता है? वोटिंग के थ्रू। और वोट कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स मेनली वोट करते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, आराम से इसमें टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, ध्यान से देखो। ये है एक कंपनी, कौन है? कंपनी। कंपनी है। जाओ ना डिटेल में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। दो दोस्त थे। दो कौन थे? दोस्त थे। दोस्त। उनके पास एक आइडिया आया कि एक कंपनी खोलते हैं, बल्कि इसको अभी कंपनी को पिक्चर से हटा दो। अभी बस दो दोस्त हैं। कौन है? बल्कि अभी वो दो दोस्त। प्रमोटर भी नहीं है। एक सेकेंड, अभी प्रमोटर भी तो नहीं है ना वो। ठीक है, दो दोस्त है। इनके दिमाग में क्या आता है? ये सोच रहे हैं कुछ। क्या कर रहे हैं? इन दोनों के दिमाग में सोच। कुछ आ रहा है, जिसको हम क्या बोल देंगे? गेट एन आइडिया। आइडिया। ठीक है, अब दोनों मिलजुल के बैठते हैं, बोलते हैं कि चलो कंपनी बनाते हैं। ठीक है, सारा प्रो एंड यस। कॉन्स देख के सोचते हैं कि चलो कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये बात सोचते हैं, उसी दिन ये कौन बन जाएंगे? प्रमोटर। प्रोमोटर। अब ये हर वो स्टेप लेने चले जाएंगे जिसके थ्रू की कंपनी बनेगी। याद आ रहा है ना सारा पिछला वाला चैप्टर? यस सर। सबसे पहले ये क्या करेंगे, या छोड़ो उसको, अभी मतलब है तो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो थोड़ा बहुत? यस सर। चलो, ये प्रोमोटर बन गए।
अब ये काम करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पैसे से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इन्होंने कंपनी भी ओपन कर दिया, ठीक है, कंपनी भी ओके हमारा सर। ओपन हो गया। अब इनका सबसे पहला काम क्या होगा कि फंड्स के लिए जुगाड़। फंड्स जुगाड़ेंगे, ठीक है। फंड्स स्टार्टिंग में एक ही सोर्स ऑफ फंड होता है। देखो स्टार्टिंग में तुम लोन लेने जाओगे, बैंक धक्का मार के फेंक देगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में एक ही सोर्स है मेनली। एक तो पहला तो अपना पैसा कितना लगा दोगे, यानी प्रोमोटर कितना पैसा लगाएंगे। अब यस सर। प्रोमोटर को कंपनी का फॉर्म क्यों चूज किया उसने, क्योंकि उसको उसका पैसा पूरा नहीं हो पा रहा, तभी तो वो कंपनी ओपन कर रहा। यानी मेन जो हाँ सोर्स है वो क्या करेगा, शेयर होल्डर के थ्रू पैसा लगवाएगा। अच्छा, जैसे ही वो शेयर होल्डर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स मान लो ये आ गया, ठीक है। बहुत शेयर होल्डर है, कितने हैं, बहुत 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 सारे। बहुत सारा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये शेयर होल्डर है, मान लो इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए था, मिल गया। अच्छा, यस मालिक सर। कौन हुआ, हम्म, बताओ। मालिक तो इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स। मालिक यही सब तो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मालिक यही हो जाएगा ना फिर। हाँ सब लोग। चलो फिर मालिक हो गए ये लोग। अब एक बात बताओ मुझे, इस कंपनी को के पास पैसा आ गया 100 करोड़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब क्या होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि अब कंपनी को चलाएगा कौन। क्या प्रॉब्लम आएगा कि कंपनी को चलाएगा चलाएगा कौन। कौन। तो कंपनी को चलाएगा कौन, तो ये मान लो 1000 लोग हैं, कितने पार्टनर्स हैं हमारे, सॉरी 1000 कम बोल रहे हैं, 10,000 मान लो। ये लोग शेयर होल्डर्स टोटल कितने हैं हमारे, दस दस हजार हजार नंबर में है शेयर होल्डर्स, ठीक है। अलग अलग लोगों ने यस। शेयर्स खरीदा था। तो बताओ कौन जाएगा यहाँ पे ऑफिस में, कौन बैठ के काम करेगा। सारा चला जाए 10,000, क्योंकि सब तो मालिक है? तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाता है कि अब क्या किया जाए। तो देखो दो टर्म आता है, एक होता है मेरा शेयर होल्डर और दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट। कौन होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। एक बात बताओ, अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास उस कंपनी का शेयर चाहिए, और उस हाँ कंपनी का शेयर खरीदने के लिए मेरे पास चाहिए पैसे। क्या चाहिए, रोकड़ा। पैसे। यानी पैसे के थ्रू मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊं। एक बात बताओ, अगर मुझे मैनेजमेंट करना है कंपनी का तो मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास चाहिए क्या, मैनेजमेंट स्किल। अगर स्किल चाहिए हाँ ना, स्किल कंपनी को चाहिए। चलाने का स्किल चाहिए। तो नॉलेज। कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या मिला। एक बात बताओ, जो भी हमारे शेयर होल्डर है, ये बात अलग है कि वो मे भी कुछ नॉलेजेबल होंगे, कुछ उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिग्री वाले भी होंगे जिनको नॉलेज है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता, मान अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ये तो शेयर होल्डर क्यों बने हैं, पैसे के दम पे। लेकिन यस सर। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, स्किल्स स्किल चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हम यही मानेंगे कि इनके पास उसका स्किल नहीं, ठीक है। अब बताओ बिजनेस क्या करेगी। उसने क्या किया, अब सब लोग बैठे, अब सबने बोला कि एक काम करते हैं, लोगों को हायर कर लेते हैं, प्रोफेशनल्स को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते। हायर कर लेंगे, ठीक है। यस और सर। वो कंपनी चलाएंगे, इनको उनका फीस मिल जाएगा, और जो बचेगा वो सारा शेयर होल्डर बांट लेगा, ठीक है। चलो यस कंपनी ओपन सर। करते हैं। फर्स्ट ईयर कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हो गया। बताओ प्रोफेशनल को पैसा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। 10 करोड़ का लॉस हो गया। हाँ, 10 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ पहले ईयर में। बताओ इसको अपना हाँ फीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल को। हाँ, हाँ फीस तो देना ही पड़ेगा चाहे देना ही लॉस। पड़ेगा, ठीक है। दूसरे साल फिर झटका लगता है, फिर इसको फीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फीस। मिलेगा, हाँ फिर तब भी भी। मिलेगा। अब तो ये लोग सर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ इसको बस डिसीजन लेना है, अल्टीमेटली हिट कौन हो रहा है उससे, शेयर होल्डर। इसको कोई शेयर मतलब ही नहीं है होल्डर। उससे।
तो फिर अब ये लोग बैठते हैं, ये सब बैठते हैं, अब ये इस बात को मान लेते हैं कोई बात नहीं, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास क्या नहीं है, प्रोफेशनल स्किल। भैया प्रोफेशनल स्किल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ही तो पैसा रिस्क पे है, हमारा पैसा क्या है, रिस्क पे है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यस रियल पिक्चर क्या होगा। उसमें दिक्कत आ रहा था ना कि सारा का सारा हम अगर प्रोफेशनल रख ले रहे हैं तो दिक्कत आ रहा, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। अब कंपनी क्या यस करेगी, जो हमारे पास शेयर होल्डर है, मान के चलो 10,000 के आसपास शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ, कुछ लोग, और जो कि कैसे चूज होगा, वोटिंग के थ्रू। कैसे? वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू, ठीक है। मान लो 5 लोग आ गए, 5 मेंबर्स यहाँ पे आ गए, कैसे आए, वोटिंग के थ्रू, ठीक है। अब इन यस लोगों ने ही कुछ प्रोफेशनल्स को हायर किया, किसको हायर किया, प्रोफेशनल्स को हायर किया। प्रोफेशनल्स। अब ये सब मिला के कौन हो जाएंगे, उस कंपनी के मैनेजमेंट। ये पहले सोचेंगे कि करना क्या है, फिर इनसे ये अप्रूव लेंगे, फिर आगे काम बढ़ेगा। बताओ, ये अपने दिमाग के हिसाब से काम करेंगे, फिर जैसे ही इनके पास वो चीज आएगा, ये ओवरऑल इवेल्युएट कर लेंगे क्या वो प्रॉफिट देने वाला है या नहीं, फिर जाके आगे काम होगा। अब सही लग रहा है, ये होता है पूरा यस सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट में मैंने तुमको बताया, कोई दिक्कत? नो सर। तो यही एक्चुअल सिस्टम होता है हमारा। अब आ जाओ, किस पॉइंट से हम यहाँ पे आए थे, मुझे खुद नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो हम किस पॉइंट पे थे, यहाँ पे कहीं पे थे, ये रहा मैनेजमेंट, है ना, हाँ ये रहा, इसी पॉइंट से आए थे। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, बोल रहा है कि देयर लायबिलिटी हाउएवर, दिख रहा है ना ये, देयर लायबिलिटी यस हाउएवर इज लिमिटेड, ये तो हो गया लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल सर, मेरा कंट्रीब्यूटेड। एक क्वेश्चन है। बस ये वाला पॉइंट पढ़ा लेंगे तो फिर आना ठीक उसमें, है। ठीक है। देयर लायबिलिटी हाउएवर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी, उतना ही लायबिलिटी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर, थ्रू देयर राइट टू वोट, दिस शेयरहोल्डर हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब इसी को लेके हम इस एग्जांपल में आते हैं। क्या एग्जांपल था हमारा, कि देखो ये सारे हमारे जो भी हैं शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है ना यस सारे। तो एक बात यस बताओ, अगर इनका वोटिंग में दबदबा रहा, कैसे रहेगा दबदबा, एक बात बताओ, अगर मेरा 100 करोड़ का टोटल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर है, अमाउंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो अगर यस मैं इसके 50 करोड़ शेयर कैपिटल पे अगर मेरा हक है, या मैं उनको जो बोलूंगा वो करेंगे, तो मैं जीत जाऊंगा ना, मेरा ही बात माना जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पहुंचना है यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट में, तो बिना इक्विटी शेयर के क्या मैं पहुंच सकता हूँ? नहीं पहुंच नो सकता, सर। ठीक है। अगर मुझे यहाँ से मैनेजमेंट में जाना है तो मुझे क्या चाहिए, इक्विटी शेयर, फिर वोटिंग होगा, इक्विटी शेयर। वोटिंग में जीत के मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। और मान लो अगर मुझे ही हायर कर लिए तो वो तो बात ही अलग है, ठीक है। समझ गए बात? यस सर। वही बोला कि अगर मैनेजमेंट में जाना है आपको, तो आपके पास इक्विटी शेयर होना जरूरी है। चलो जरूरी है। अब बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि उस डायग्राम में अगर जैसे कंपनी को लॉस होगा ठीक, तो मैनेजमेंट को तो देना ही है सैलरी। हाँ अब ये भी बात उससे है। अब शेयर जो होल्डर्स। मैनेजमेंट है ये दोनों है, दोनों को सैलरी मिलेगा। एक बात बताओ, सैलरी किस चीज के लिए मिल रहा है? अब सैलरी दोनों का ही दोनों को ही मिलेगा, चाहे वो शेयर होल्डर वाला मैनेजमेंट हो या प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, दोनों को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों काम कर रहा है ना। यस सैलरी तो सर। फिर भी मिलेगा, लेकिन अब चांस कम है ना, क्योंकि पहले इसलिए लॉस हो रहा था क्योंकि ये अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि इनको तो सैलरी अपना फी मिलना ही मिलना है। लेकिन अब ये मेहनत इसलिए करेगा क्योंकि ये उसको हमेशा ओवरलुक कर रहा है, हमेशा देखेगा उसको, ठीक है, कि कैसा काम कर रहा है, यस। ठीक। तो इसलिए लॉस होने का थोड़ा सा कम चांस है। बाकी बिजनेस है, लॉस तो इसका नस नस में बसता है। अब बात करते हैं हम, मेरिट क्या है इक्विटी शेयर होल्डर का। द इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इशूइंग इक्विटी शेयर्स आर गिवन एज बिलो, ठीक है। पहला, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क ऑफ फॉर हायर रिटर्न। अगर मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं, देखो कंपनी के लिए रिस्क कम होता है, लेकिन जो पैसा लगा रहा है उसके लिए रिस्क ज्यादा है ना। ज्यादा हो।
तो वही बात बोल रहा है कि अगर रिस्क मैं ज्यादा लेना चाहता हूँ तो मैं इक्विटी में पैसा लगाऊंगा। दूसरा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी, देयरफॉर देयर इज नॉट अ बर्डन फॉर द कंपनी। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि कंपनी को डिविडेंड पे करना कंपल्सन नहीं है, ठीक है। अगला, इक्विटी कैपिटल Yes. serves as the permanent capital and it is to be repaid only at the time of the liquidation of the company, as it stands last in the list of the claim. It provides a cushion for creditor in the event of winding up of the company। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको सबसे लास्ट में पे करना है तो कंपनी को उसका भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अगला, इक्विटी शेयर कैप। देखो जल्दी जल्दी Yes. मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सब हो चुका है, मैंने उधर ही फीचर्स में ही ये सब पे डिस्कशन कर लिया था। इक्विटी कैपिटल provides credit worthiness to a company and confidence of the prospective loan provider। एक बात बताओ, ये मालिक है ना, जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कंपनी के लिए क्या है, मालिक है। यानी कि मालिक जितना ही Yes. मालिकों का वेल्थ ज्यादा होगा कंपनी का उतना ही अच्छा गुडविल होता है, या मतलब गुडविल मत बोलो, क्रेडिट वर्दीनेस। एक कंपनी है, एक बात बताओ, उसने लोन से ही अपना बिजनेस कर रही है और दूसरा कैपिटल से, तो बताओ अच्छे पोजीशन में कौन सी है, कंपनी वाली है ना, कैपिटल वाला। मतलब कैपिटल वाला, क्योंकि लोन तो वो कभी भी उसको मांगना पड़ जाएगा, ऑलरेडी वो अपना क्रेडिट वर्दीनेस फिर यूज पे कर भी चुका है, करना है। समझ के बाद तो कंपनी Yes. इसके साथ जाएगी, समझ रहे हो बात। फंड्स कैन बी रेज्ड Yes. थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल विदाउट क्रिएटिंग अ चार्ज। वही बात बोल रहा है, एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, द एसेट ऑफ द कंपनी आर देयरफॉर फ्री टू बी मॉर्गेज फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग इफ नीडेड, ठीक है। बोल रहा है कि शेयर जो हम इशू करते हैं उसके लिए कोई मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता, ठीक है। अगला है हमारा Yes. 6 पॉइंट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो किस चीज के थ्रू होता है, वोटिंग के थ्रू, यानी एक वोट एक शेयर, एक शेयर एक वोट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा बात है ये, ठीक है। अगर ज्यादा शेयर्स है मेरे पास तो फिर मेरा बात माना जाएगा, ठीक है। Yes. डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। वोटिंग राइट नॉर्मली केवल और केवल इक्विटी के पास ही होता है, प्रेफरेंस के पास कभी कभी आता है, वो तुम्हारे दायरे से बाहर है। अब बात करते हैं हमारा लिमिटेशन क्या है इसका, ठीक है। The major limitation of raising funds through issue of equity shares are as follows। पहला, investor who wants steady income may not prefer equity share as equity share get fluctuating return। एक बात बताओ, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ, क्या मुझे हर साल डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? हेलो, डिविडेंड हाँ, अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ तो क्या डिविडेंड हर साल मिलेगा? Yes, कंफर्म है? मैं सुन रहा हूँ। पैसे को रीइन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो हाँ, डिविडेंड तो देंगे। एक बात बताओ, प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे ना, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है ना कि देंगे ही देंगे। लेकिन डिवेंचर के केस में सोचो, प्रॉफिट कमाओ मत कमाओ मतलब नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर उसको स्टडी इनकम चाहिए, यानी कंफर्म उसको हर बार रेगुलरली चाहिए पेमेंट, तो फिर उसके लिए इक्विटी नहीं बना हुआ है, ठीक है, फिर उसके लिए डिमेरिट हो जाएगा। ओके सर। फिर दूसरा, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्सेस। ये सबसे महंगा पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहने का मतलब फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है? फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटिंग नहीं। पिछले क्लास में भी बताया था मैंने, फ्लोटेशन कॉस्ट उसको बोलते, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से जो भी पैसा ले रहे हैं तुमको नहीं लग रहा है कंपनी के लिए थोड़ा सा ये पैसा फ्री टाइप लग रहा है, क्योंकि ना ही उसको रेगुलर पेमेंट देना है, पैसा भी बाद में कंपनी बंद होगी तभी देगा। लग रहा है कि कंपनी के लिए पैसा फ्री टाइप लग रहा है? बोलो हाँ या ना। Yes. तो कंपनी उस पैसे को, कंपनी बोलने का मतलब जो स्टार्टिंग में प्रोमोटर होंगे वो मिस यूज कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल रेगुलेशन को फुलफिल करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ये इसी वजह से इस केस में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है हमारा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इशू ऑफ Yes. एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर एंड अर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। वही वाला एग्जांपल कि अभी तुम एक भाई हो, दो भाई होते हैं तो तुम्हारा
जो ऑनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ऑलरेडी हमारा जितना भी शेयर होल्डर है, बाद में अगर फिर से मैं शेयर्स इक्विटी शेयर इशू करूंगा तो कंपनी का ऑनरशिप डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट, मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेस आर इन्वॉल्वड व्हाइल रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। यानी बहुत सारा इसी वजह से कि मिसयूज ना हो पैसे का और इन्वेस्टर का ध्यान रखते हुए बहुत सारा फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स बने हुए हैं जो कि फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर इसके नाम में ही दिख रहा है, क्या मिलेगा इसको, प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात है कि कहां कहां इसको प्रेफरेंस मिल रहा है। The capital raised by issue of preference share is called as preference share capital. The preference shareholder enjoys the preferential position over the equity shareholder. इनको क्या मिलता है, प्रेफरेंशियल पोजीशन मिलता है। किसके कंपेयर में प्रेफरेंस मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, वो प्रेफरेंस इनको दो चीज में मिलता है। पहला, रिसीविंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी ओवरऑल कहने का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड इक्विटी को देने से पहले मिलेगा। क्लियर? तो पहला तो प्रेफरेंस ये है। दूसरा प्रेफरेंस है कि कंपनी जब बंद होगी तो पहले पैसा किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। किनको, प्रेफरेंस को। ठीक है, तो ये दो उनको प्रेफरेंस मिलता है। तो सेकंड पॉइंट पढ़ो, receives their capital after the claim of the company's creditor have been settled at the time of liquidation. In other words, as compared to equity shareholders, the preference shareholder have the preferential claim over the dividend and repayment of capital. किस चीज में, पहला तो किस चीज का क्लेम होता है, दो प्रेफरेंस होता है। पहला प्रेफरेंस होता है डिविडेंड पे करने में और दूसरा उनका कैपिटल वापस करने में। किससे प्रेफरेंस इनको पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर से। ठीक है, देखो कंपनी जब बंद होती है तो सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पैसा मिलेगा, उसके बाद जो बचेगा उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर जो बचा वो सारा का सारा किसका हो जाएगा, इक्विटी वालों का। ठीक है, तो बताओ उनको दो प्रेफरेंस कौन कौन सा मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको दो कौन कौन सा प्रेफरेंस मिलता है। पहला तो रेफरेंस ये है कि उनका फिक्स्ड है, मतलब उनका कोई ये नहीं है कि कम होगा तो मतलब लास्ट में बचेगा, जैसे इक्विटी वालों को लास्ट में बच के मिलता है। लास्ट उससे मतलब ही नहीं है मुझे, इसमें ये मतलब है मुझे कि उनको पहले मिलेगा, बचा नहीं बचा से मतलब नहीं है, इक्विटी से पहले मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड हो और चाहे वो कंपनी बंद होने के बाद जो पैसा वापसी के बाद। ठीक है, ओके सर। चलो अब अगला बात है कि ऑल्सो आवाज आ रहा है ना मेरा, हाँ। Also, as the dividend is payable only at the discretion of the director and only out of the profit, to that extent this resembles equity shares. ठीक है, thus preference share have some characteristics of both equity and debenture. ठीक है, यानी प्रेफरेंस शेयर हो, देखो एक्चुअली है क्या ना, अब ऐसा भी नहीं है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा ना तभी डिविडेंड देंगे, ये भी एक कंडीशन है उनको। बात समझ रहे हो? ठीक है। एक चीज फिर से थोड़ा सा जो एग्जांपल दे रहे थे हम उसमें आते हैं कि कंपनी को, जैसे देखो यहाँ पे ये जो हम एग्जांपल लिए थे, मान लो यहाँ पे कंपनी को इस पोजीशन पे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस। तो बताओ क्या उनको डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस वालों को, नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं। लेकिन अगर कंपनी को जो ये पीबीआईटी है, क्या है, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हाँ, एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे अगर लॉस होता तो बताओ क्या डिवेंचर वालों को पैसा मिलता या नहीं मिलता, इनको फिर भी मिलता, इनको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। ये बस डिफरेंस है किसमें, इसमें और इसमें, इसमें। मेन ये डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रेफरेंस वाला है कुछ इसका फीचर रखता है और कुछ इक्विटी का फीचर रखता है। बात समझ गए, ये दोनों का फीचर रखता है। क्लियर? यस सर। चलो अगला क्या बोल रहा है,
अच्छा ये याद रखना कि प्रेफरेंस शेयर्स है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, इक्विटी का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा डिवेंचर का भी, ठीक है, जो अभी बात बता रहा था। उसके बाद क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली, वर्ड क्या यूज किया है, जनरली, मतलब कि आमतौर पे, जनरली आमतौर पे उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती, यानी कुछ की सिचुएशन है जहां पे उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अच्छा प्रेफरेंस शेयर का भी अलग अलग टाइप्स है, देखते हैं, अगर आगे बोलेगा तो बता दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट्स। यस जो प्रेफरेंस शेयर है उसका क्या मेरिट है, The merit of preference share are given as follows. पहला, preference share provides reasonable steady income in form of fixed rate of return and safety of investment, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे डिविडेंड मिलना है वो नॉर्मली मिल जाएगा, याद रखना डिबेंचर टाइप नहीं है। देखो देखो एक बात बताओ, जैसे तीन चीज है, पहला है डिबेंचर का भी कुछ अभी ही बता रहा हूं मैं, डिबेंचर है, ठीक है। दूसरा हमारा मान लो ये प्रेफरेंस है, कौन है, प्रेफरेंस है, आवाज आ रहा है। फ्रेंड तीसरा है हमारा इक्विटी। यस एक बात बताओ, इसको जो भी रिटर्न है वो फिक्स्ड है या नहीं, रिटर्न इसका फिक्स्ड है, ठीक है, यानी जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिलेगा, इसका रिटर्न भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ठीक है, इसका नॉट फिक्स्ड, कभी मिलेगा भी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यस इसको जो रिटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, इसको जो मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको जो मिलता है उसको भी डिविडेंड डिविडेंड बोलते हैं। अच्छा अब इसके केस में बताओ क्या हमेशा मिलेगा, यस, वेदर इन हाँ लॉस और प्रॉफिट, लेकिन इसको ओनली इफ प्रॉफिट, एक्सेप्शन है ठीक है, नॉट नेसेसरी, यानी इसका कभी भी कोई ठीक नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट हो तब पर भी नहीं मिलेगा, यानी इसको हमें, तो तुम अब यहां से रियलाइज कर पा रहे हो, देखो ये रिटर्न फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यानी इस केस में ये दोनों एक जैसा हो गया। अब देखो इसको डिविडेंड मिल रहा है, इसको यस डिविडेंड, इस सेंस में ये दोनों सेम है, यानी जो प्रेफरेंस है वो बीच का हो जाता है, कभी कभी इसके तरह एक्ट करता है, कभी कभी दोनों इसके के तरह, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेके चल तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा था तुमको कि हाँ ये बात है कि इसको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। अगला, प्रेफरेंस शेयर आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट टू फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी जिनको रिस्क कम लेना है बल्कि थोड़ा सा लेना है। देखो सबसे कम अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, कौन हूं मैं, इन्वेस्टर एक चीज और बता, देखो मैं बढ़िया से इस चैप्टर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है, टाइम आराम से इसमें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक कंपनी है, कौन है, कंपनी कंपनी है, और एक है, ये एक कंपनी है और ये एक इन्वेस्टर है। एक बात बताओ, चाहे मैं डिबेंचर में पैसा लगाऊं, चाहे मैं इक्विटी में पैसा लगाऊं और चाहे मैं प्रेफरेंस में पैसा लगाऊं, कंपनी को अल्टीमेटली मिलना क्या है, गांधी जी, कौन मिलने हैं, नोट पैसा पैसा मिलेगा। अब कंपनी को हाँ उससे उतना फर्क क्या पड़ता है, उसको अल्टीमेटली पैसा चाहिए, उसके लिए जो भी सस्ता पड़ेगा वो वहां से पैसा लेगी, ठीक है। अब दो चीज देखो, एक है हमारा डिवेंचर, ठीक है, बल्कि इसको एक सेकंड, एक है हमारा डिवेंचर, एक है इक्विटी और एक है डिफरेंस, यही तीन नॉर्मली है, इसी तीनों को अब कंपेयर करेंगे, ये मेन है तीनों, ठीक है। अगर मैं बात यस करूं डिवेंचर का, तो अगर डिवेंचर में मुझे पैसा लगाने का सोच रहा हूं मैं, तो बताओ अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे लिए रिस्क ज्यादा है या कम है, डिवेंचर को हाँ, वेस्ट इन्वेस्टर के लिए हाँ रिस्क ज्यादा है या कम है, डिवेंचर को तो पैसा देना ही है तो रिस्क ज्यादा अभी तुमको एंगल किससे सोचना है, इन्वेस्टर बन के सोचो, ये कितना रिस्क ले रहा है, इसके लिए रिस्क ज्यादा है या कम है,
ज्यादा ही है उसके लिए, तो ज्यादा है। एक बात बताओ, डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं, क्या इसको फिक्स्ड डिविडेंड इंटरेस्ट मिलना है? क्या हर साल नहीं मिलेगा? नहीं, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहा है? किस दुनिया में हो, कहाँ हो तुम? यहीं पे हो ना? हाँ, डिविडेंड का तो यही फीचर होता है ना। क्या फीचर होता है डिविडेंड का मेरा? इंटरेस्ट मिलेगा, हर बार मिलेगा फिक्स्ड, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। बताओ ये ज्यादा रिस्क ले रहा है या कम रिस्क ले रहा है? इन्वेस्टर के एंगल से देखा जाए तो ज्यादा ही रिस्क ले रहा है। फिर से बात तो वही बोल रहा था। फिर से रुको यार, तुमको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फिर टाइम देना पड़ेगा। देखे, ये बात कब से, ये थ्योरी में तुमको समझ में आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकल में समझ नहीं आ पा रहा है, ठीक है? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको प्रैक्टिकल में भी करा देते हैं, ठीक है? अब फिर से तो सोचो तुमको पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि तुम डिवेंचर के थ्रू पैसा लगाओ, दूसरा इक्विटी में, ठीक है? बताओ डिवेंचर के केस में तुमको हर साल कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ, इक्विटी के केस में प्रॉफिट होगा तो मिलेगा। तुम बीइंग द इन्वेस्टर सोचो कि तुमको रिस्क कहाँ ज्यादा है। इक्विटी वाले में। वही तो बात बोल रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कंपेयर किया, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए रिस्क हाई है, यहाँ पे इसके लिए रिस्क लो है। लो। तो अगर इसका रिस्क लो है तो बताओ इसको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? बात समझे जो बोला मैंने? हाँ, रिस्क लो है तो रिटर्न कैसा आएगा? हाँ, कैसा आना चाहिए? रिटर्न हाई आना चाहिए। रिस्क कम ले रहे हो तो रिटर्न ज्यादा आएगा तुमको। अच्छा, नहीं नहीं, लो रिटर्न आएगा। जिसमें ज्यादा रिस्क, हाँ उसमें ज्यादा रिटर्न। लो रिटर्न होगा, ठीक है? रिस्क लो रिटर्न। अगर यहाँ पे मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो फिर रिटर्न भी, हाई रिटर्न। मतलब ये दोनों इक्वल होगा, ये तो साइन ऐसे ही हो गया। फिर रिटर्न भी हाई एक्सपेक्ट करूंगा, मिला नहीं मिला वो तो बात अलग है, ठीक है? अच्छा, नॉर्म यस। अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के बीच में ये आ जाता है, इसमें दोनों मीडियम होता है, ठीक है? क्लियर? ओके अब सर। कंपनी के एंगल से सोचते हैं। तो कंपनी के एंगल से अगर सोचेंगे तो ये डिबेंचर पे इसको रेगुलरली पे करना है या नहीं करना है? हाँ, करना तो है। कंपनी के लिए इसके लिए रिस्क हाई। समझ रहे हो बात? कंपनी के एंगल से रिस्क इसमें हाई है, इसमें लो रिस्क है क्योंकि लो पे करे है। नहीं करे चलेगा। इसमें मीडियम रिस्क है, ठीक है? इतना बात समझ गया? यस सर। इसमें कुछ बात मैंने तुमको 12th क्लास का भी बता दिया, ठीक है? नहीं समझ में उतना टेंशन मत लेना, बाकी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। दोनों का अलग अलग नजरिया होता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इन्वेस्टर, ठीक है? इन्वेस्टर। मुझे भी नहीं पता कि किस बात पे ये वाला पॉइंट आ गया, बाकी मन करता है पढ़ा देते हैं। इट डजंट अफेक्ट द कंट्रोल। मेन ओनर कौन होता है? इक्विटी लोग होते हैं, ठीक है? तो प्रेफरेंस हाँ। शेयर का ओनरशिप पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होता प्रेफरेंस के वजह से, ठीक है? यही बात ये बोल रहा है। अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस may enable a company to declare higher rate of dividend for the equity shareholder in good time. नहीं समझ में आएंगे वाला मुझे भी पॉइंट। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स may enable a company to declare higher rate of dividend for the equity shareholder in good time। अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है? छोड़ दो इसको, बस बनाने के लिए बना दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द रीपेमेंट ऑफ, इनको पहले डिविडेंड मिलेगा और पैसा मिलेगा, यही बात वो जो कब से हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? कंपनी अगर बंद होगी तो सबसे पहले, मतलब सबसे पहले नहीं, इक्विटी से पहले इनको पैसा मिलेगा, ठीक है? वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज, किसी एसेट का गिरवी नहीं रखा जाता, ठीक है? यस सर। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस का। The major limitations of preference shares as a source of business are as follow. पहला, preference shares
आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। जिसको रिस्क, ये कौन सा पॉइंट है, जिसको रिस्क लेना है उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिस्क जो लेगा, ज्यादा रिस्क कौन लेगा, जिसको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस हाँ कैपिटल डाइल्यूट्स द प्रेफरेंस। क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। एक बात बताओ, अगर कंपनी में, एक बात बताओ, कंपनी का अगर बंद होगा तो पहले पैसा इसको मिलेगा, यानी अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ हक मारा जा रहा है ना उसकी वजह से। तो यही बात ये बोला कि प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम, यानी जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, उसका क्लेम जो कंपनी के एसेट पे है वो कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज ओके। जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं उससे कंपेयर में इस पे इंटरेस्ट, मतलब इस पे जो हमको, मतलब कंपनी को देना पड़ता है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, एक बात बताओ, जो मेरा डिबेंचर है, डिबेंचर कम रिस्क ले रहा है, डिबेंचर जो है वो मेरा कम रिस्क ले रहा है कम रिस्क ले रहा है प्रेफरेंस के कंपेयर में। अभी कंपेयर किसको कर रहे हैं, डिबेंचर को और प्रेफरेंस को। ये कम प्रेफरेंस रिस्क ले शेयर रहा है, तो को। बताओ इसको कम मिलेगा ना रिटर्न एज कंपेयर टू इससे, हाँ ठीक है। तो यही बात बोल रहा कि कंपनी के लिए सस्ता कौन है, अगर कंपनी के लिए सोचो तो कंपनी के लिए सस्ता डिवेंचर होता है। लेकिन वही बात है कि कौन सा सोर्स तुम एडॉप्ट करोगे, ये केवल एक चीज पे फिक्स नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। बहुत चीज सोच, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम वैसे भी आगे आना है उसको, ठीक है, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर होता है जिसको कि हम डिविडेंड, सॉरी मतलब सोर्स डिसाइड करने से पहले डिस्कस, मतलब सोचना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एज द डिविडेंड on these shares is to be paid only when the company earns profit, there is no assured return of the investor, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर्स को डिविडेंड कब मिलेगा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। तो बताओ ये इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का बात है ना। हाँ यही बोला कि ये इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो वही टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, पिछले वीडियोस में भी शायद डिस्कस हुआ था ये वाला पॉइंट। यहाँ पे देखो, देखो कंपनी को, कंपनी यहाँ पे टैक्स पे कर रही है, ठीक है, कंपनी यहाँ पे मेरी टैक्स पे कर रही है, ठीक है, और प्रेफरेंस यस शेयर यहाँ पे दे रही है, ठीक है। अगर इसी को तुम कंपेयर करो कि मेरी यही जो कंपनी है, ये जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे, एक सेकेंड थोड़ा सा रुको, यही कंपनी जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है वो यहाँ पे दे रही है, इसके वजह से ये कम हो जा रहा है, यानी अल्टीमेटली टैक्स भी कम हो गया मेरा। यस बात समझ सर। रहे हो, अगर ये प्रेफरेंस डिविडेंड यहां से उठ के प्रॉफिट टैक्स से पहले आ जाता तो क्या हो जाता, अल्टीमेटली टैक्स कम हो जाता, लेकिन ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है क्या, कि जो प्रेफरेंस पे डिविडेंड देते हैं वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता है, लेकिन जो हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं वो डिडक्ट करना है, उसको डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट जो आता है उस पर टैक्स देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया, यस चलो ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अगला है हमारा डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर को भी इसी लॉट में खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी पॉइंट तो बहुत सारा है यार। फाइनेंशियल सर, एक इंस्टीट्यूट, मिनट के लिए रुकेंगे, एक एक सेकंड, काम बस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। वैसे भी मुझे लग रहा है ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का हो गया, ठीक है। टाइम लग रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि पहला तो ये चैप्टर भी पढ़ा और दूसरा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच का चैप्टर है, तो मैं बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाने का कोशिश इसमें कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो डिवेंचर से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मन करे तो, और कोई अगर डाउट हो यहाँ तक आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए फिर बाय।